वेलकम बैक गाइस। वीडियो 2 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ते हैं इसमें फास्फोरस के नेचर के बारे में। ये एक नॉन टॉक्सिक, डायरेक्ट हेल्थ थ्रेट नहीं करता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसका जो नेचर होता है ये डायरेक्ट हेल्थ को थ्रेट नहीं करता है। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द वाटर क्वालिटी होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी, जिसका रीजन होता है एक्वाटिक प्लांट को फास्ट ग्रोथ करता है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है, इससे वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है। ठीक है, अब इसमें ट्रीटमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस केमिकल कोगुलेशन प्रोसेस जो इसके अंदर होती है ना, केमिकल कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस करता है कब, जब वाटर का ट्रीटमेंट होता है। बाद में बात करते हैं कि वेरी लो कंसनट्रेशन इफेक्ट करता है। इसका है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर फॉस्फोरस। दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में इसका इंटरफेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोराइड अक्रेंस की बात करते हैं। तो ये नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर समटाइम। इफ अगर ये एब्सेंट होता है तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में कंट्रोल क्वांटिटी में इसको ऐड किया जाता है फ्लोराइड को। फ्लोराइड ऑफ वाटर की बात करते हैं तो रिकमेंडेड लेवल इसका होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। बेनिफिट जो होता है इसका, डेंटल कैविटी रिड्यूस होती है। और दूसरा जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है इसका, वो चाइल्डहुड में टूथ फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी यूज होता है। अब बात करते हैं एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इफेक्ट। अगर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, लीड टू फ्लोरेसिस और टीथ डिकोलरेशन या मोटलिंग होती है। ठीक है, जिससे बोन डैमेज होती है चिल्ड्रंस और अडल्ट के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो तो बोन फ्लोरेसिस होती है, स्केलेटन अबनॉर्मलिटी हो जाती है। परमिशन लिमिट की बात करें तो इसकी एक्सेप्टेबल परमिशन लिमिट होती है अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और कोज ऑफ रिजेक्शन होता है 1.5 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स। इसका नेचर समझते हैं कि पेस्टिसाइड क्या होते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो इसका एग्जांपल होता है कॉपर सल्फेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं अगर पेस्टिसाइड्स की, तो ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे DDA हो गया, एल्ड्रीन हो गया और लिंडेन हो गया। ये सारे पेस्टिसाइड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉपर सल्फेट था। अब बात करते हैं वाटर ऑन द इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज़। पेस्टिसाइड का जो वाटर बॉडीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ पेस्टिसाइड इन वाटर कोर्सेज मस्ट बी कंट्रोल्ड। हमें वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज को, पेस्टिसाइड्स का जो डिस्चार्ज करते हैं उसको हमें ज़रूरी से कंट्रोल करना चाहिए। एक्सीडेंटल डिस्चार्ज की बात करें तो ये बल्क पेस्टिसाइड सीरियस इफेक्ट करते हैं फिश और फिश की डेथ का रीजन यही होता है। एक्सीडेंटली डिस्चार्ज कर देता है अगर बल्क पेस्टिसाइड को, तो उसका सीरियस इफेक्ट फिश डेथ होता है। अब बात करते हैं रिमूवल और ट्रीटमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। ऑक्सीडेटिव ट्रीटमेंट मेथड की बात करते हैं ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड्स और पोटेशियम परमैंगनेट्स। ये ऑक्सीडेटिव ट्रीटमेंट मेथड है जो इसको रिमूवल किया जाता है। ये ट्रीटमेंट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स के 3 मेथड्स होते हैं, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा मेथड जो होता है इसका, ये होता है एब्जॉर्प्शन मेथड। एब्जॉर्प्शन मेथड में एक्टिवेटेड कार्बन मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोल्स की। ये अक्रेंस इन वाटर की बात करते हैं तो मेनली फाउंड इन द सरफेस ऑफ द वाटर, कोज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है। सोर्स की बात करते हैं तो एफ्लुएंट फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड वॉशिंग फ्रॉम द टर्मैक रोड्स, गैस लिक्वर्स और डिकेइंग एल्गी एंड वेजिटेशन से ये सोर्स होता है फिनोल का। इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो मेक वाटर ऑब्जेक्शनेबल बढ़ाता है, बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर इसी का ही फिनोल का कॉजेज होते हैं। अब बात करते हैं डिज़ायरेबल लिमिट। इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए फिनोल की, ये होनी चाहिए 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ फिनोल्स की बात करते हैं तो इसको कैसे हटाया जाता है, इसको सुपर क्लोरिनेशन प्रोसेस से हटाया जाता है, जो ऑक्सीडेशन बाय द ओजोन होता है और एब्जॉर्प्शन बाय द एक्टिवेटेड कार्बन होता है। तो इस तरीके से फिनोल का रिमूवल होता है। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल को क्लासिफिकेशन समझें इनकी, तो टॉक्सिक मेटल और नॉन टॉक्सिक मेटल में करते हैं। जो टॉक्सिक मेटल के एग्जांपल समझते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, बेरियम हो गया, कैडमियम हो गया, उसके बाद में क्रोमियम हो गया, साइनाइड्स हो गया, लेड हो गया और मरकरी हो गया। तो ऐसे हो सकता है कि ABC ट्रिपल सी AB ट्रिपल सी LM। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, साइनाइड्स, लेड और मरकरी। ये कौन से हो गए, टॉक्सिक मेटल्स हो गए। नॉन टॉक्सिक मेटल्स के बारे में बात करते तो कौन कौन से हो गया, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद में मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो जिसके एग्जाम्पल है नॉन टॉक्सिक एलिमेंट्स के। अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। ठीक है, ये हार्मफुल फॉर द पर्सन होता है विद कार्डिक प्रॉब्लम्स जिसके अंदर होती है, जैसे एक्सेस
सोडियम हो जाता है तो डिस्ट्रक्टिव ऑफ द सॉइल, डिस्ट्रक्टिव टू द सॉइल और टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर इनका हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो कोरोसिव टू मेटल सरफेसेज होता है। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मेटल की। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री समझ गए, ये मेजरमेंट ऑफ मेटल इसके द्वारा होता है। आयरन एंड मैग्नीज की बात करते हैं तो ये अनडिजायरेबल कंसंट्रेशन होता है। आयरन जो होता है ये 0.3 ppm होता है और मैग्नीज जो होता है ये 0.005 ppm होता है। मतलब ये अगर इतनी ज़्यादा लिमिट है तो ये अनडिजायरेबल है। कितनी? आयरन की 0.3 और मैग्नीज की जो होती है 0.05 ppm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके इफेक्ट की बात करते हैं। तो colorations of the cloth in constructions in the pipe means due to FeOH3 deposition और due to मैग्नीज ऑक्साइड की वजह से। टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें टेस्ट और ऑर्डर आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें FeHOCO3 की ये 3 रिएक्शंस बनती हैं और उनका प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, अब मैग्नीज की बात करते हैं तो ये सिमिलर प्रेसिपिटेशन बिहेवियर दिखाती हैं जैसे कि आयरन दिखाता है। ठीक है, यहाँ जो रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन ये बिहेवियर दिखाता है सेम इसके अंदर भी वही चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं मैग्नीज के अकरेंस के बारे में कि ग्राउंड वाटर बॉटम लेयर ऑफ द लेक और नॉट इन सरफेस वाटर ड्यू टू सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन FeOH3 एंड MnO3 ये प्रेसिपिटेट होते हैं। क्या क्या होते हैं? FeOH3 एंड MnO2 प्रेसिपिटेट होता है। परमिशिबल लिमिट समझते हैं किसकी? आयरन की और मैग्नीज की। ठीक है, आयरन की जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है। ठीक है, और मैग्नीज की 0.005 से लेके 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ये परमिशिबल लिमिट होती है। नेक्स्ट चलते हैं मेटल। अब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है जिनके बारे में बात कर लेते हैं वन बाई वन। कॉपर की बात करते हैं सबसे पहले। ये स्मॉल अमाउंट में एसेंशियल होते हैं जिसकी डेली रिक्वायरमेंट 0.2 मिलीग्राम होती है। और हाई क्वांटिटी इफेक्ट बात करते हैं अफेक्ट ये करते हैं ऑर्गन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। और लैक्सेटिक इफेक्ट जो होता है CuSO4 ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर लीटर होता है। जिनकी कॉपर की अगर आप परमिशिबल लिमिट समझोगे तो कॉपर 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए इसकी जो रेंज है। कैल्शियम की बात समझे तो ये असेंशियल होता है किसके लिए? बोन्स और टीथ फॉर्मेशन के लिए। इसकी जो लिमिट होती है कैल्शियम की वो होती है 75 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम पर लीटर तक। किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम की। अब बात करते हैं सल्फेट की। तो सल्फेट का जो सोर्स होता है वो होता है डिसोल्यूशंस ऑफ द जिप्सम की बात करते हैं मिनरल डिपॉजिट कंटेनिंग सल्फेट एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से सल्फेट निकलता है। इसकी जो लिमिट बात करते हैं सल्फेट की तो वो होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 400 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में आती है जिंक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है फॉर लाइफ के लिए। और हाई कंसंट्रेशन इफेक्ट जो होता है एक्यूटली क्रोनिकली टॉक्सिक टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको याद रखना एक्यूटली एंड क्रोनिकली टॉक्सिक टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये हार्मफुल टॉक्सिक होता है अगर इसका हाई कंसंट्रेशन है तो। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी लिमिट बात करते हैं कि जिंक की लिमिट कितनी होती है। जिंक की लिमिट होती है 5 मिलीग्राम पर लीटर से लेके 15 मिलीग्राम पर लीटर तक। ठीक है, अब बात करते हैं आर्सेनिक की। ये टॉक्सिसिटी बात करते हैं, इसमें दोनों टॉक्सिसिटी होती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन के अंदर। इसका सोर्स समझते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्मेल्टिंग और से इसका ये यहाँ से आर्सेनिक निकलता है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट होती है इसकी 0.01 मिलीग्राम लीटर से लेकर 0.05 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में। अब आती है कैडमियम। कैडमियम का जो नेचर होता है वो क्यूमुलेटिव और हाईली टॉक्सिक होता है। कैडमियम का जो नेचर होता है ना वो क्यूमुलेटिव और हाईली टॉक्सिक होता है, जिसका अफेक्ट पड़ता है कैडमियम का ह्यूमंस पे, लाइव स्टॉक और लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कैडमियम का नेचर आप समझ गए ना कि कैडमियम का नेचर क्यूमुलेटिव होता है और हाईली टॉक्सिक होता है।
क्यूमुलेटिव और हाईली टॉक्सिक होता है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। जो प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज, जो और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। लिमिट की बात करता है, ये मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, अब बात करता है क्रोमियम। क्रोमियम की बात करते हैं तो टॉक्सिक टू द ह्यूमन प्लांट्स होते हैं। टॉक्सिक होता है ह्यूमन प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए, ह्यूमन प्लांट्स नहीं क्रोमियम। ठीक है, इसकी लिमिट 0.05 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैडमियम की लिमिट समझ में आ गई, ये थी 0.001, क्रोमियम की लिमिट 0.005। ठीक है, आर्सेनिक की जो लिमिट समझ में आ गई आपको, 0.0 से लेके 0.05 का जो प्रोजेक्शंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं साइनाइड के बारे में। जो साइनाइड होता है उसकी लिमिट भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.005 से। तो साइनाइड आपका क्रोमियम, ये जो कैडमियम, जो ट्रिपल सी था ना आपका, ये ट्रिपल सी, इसके लिमिट इनको ऐसे याद रख सकते हैं 0.01, 0.05, 0.05। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले जो कैडमियम होती हैं वो होती हैं 0 पॉइंट, और जो जो क्रोमियम और साइनाइड होता है उसका 0.005 होता है। मरकरी की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं तो ये टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक फॉर द ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ के लिए मरकरी टॉक्सिक होता है। बिहेवियर इन बॉडी की बात करते हैं, बहुत स्लोली एक्सक्रीटेड होती हैं, और ये मैथिल मरकरी होती है 50 टाइम मोर टॉक्सिक दैन द इनऑर्गेनिक मरकरी। जो मैथिल मरकरी होती है ना 50 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होती है, किससे? इनऑर्गेनिक मरकरी से। अब बात करते हैं गाइज हेल्थ इफेक्ट के बारे में। तो हेल्थ इफेक्ट में से इसकी वजह से कौन कौन से हेल्थ में इफेक्ट आते हैं? आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, नम्बनेस हो सकती है, सेंसेशंस हो सकते हैं, लीक कट सिंड्रोम्स हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम का आपका डिफ्यूजन्स डिसफंक्शंस हो सकते हैं। तो इसकी लिमिट आपको कितनी रखनी है? 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कितनी रखनी? देखो कितनी सारी दिक्कतें आदमी को, डिप्रेशन हो गया, भैंस की टांग, नमनेस हो गया, सेंसेशन हो रहे हैं वो मूवी की तरह, उसके बाद मतलब गट्स लीक हो गए आपके, बेंच मार चूत गई आपके इम्यून सिस्टम की। तो भाई साहब आपको रखना बहुत कम, ऐसी बला से आदमी को दूर रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल तुम्हारी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड की तरह है, तो इसको बिल्कुल मरकरी जो है ना इसको दूर रखो। 0 में वो सारी दिक्कतें देगी आपकी ज़िंदगी में जो वो देखी गई थी, जैसे डिप्रेशन, नम्बनेस, सेंसेशन आपकी फट के आत्मा जाएगी, और इम्यून डिफेक्शन। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बी केयरफुल अबाउट द मरकरी। नेक्स्ट गाइस, अब बात करते हैं डिसॉल्व्ड गैसेस के बारे में। ठीक है, तो डिजोल्व गैसेस क्या क्या होती है जनरली इसकी बात समझें आप। तो डिजीज जो गैसेस डिजोल्व इन वाटर के अंदर होती हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो जनरली क्या होती है इसमें? गैस डिजोल्व इन वाटर के ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड वाटर। अब कॉमन डिजोल्व गैसेज के बारे में बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सारी चीज़ें जैसे नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे कॉमन डिजोल्व गैसेज हैं। कौन कौन सी डिजोल्व गैसेज हैं आपकी? नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी डिजोल्व गैसेज हैं। ठीक है, जो सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की, ये एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। ये जितनी भी मीथेन्स होती है ना सब एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। कॉजेज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस बैड टेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, बैड स्मेल प्रोड्यूस करती हैं और शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। तो इसको पानी से निकाल के फेंक देना चाहिए यार। जैसे टेस्ट कराते हैं, बदबू गंदी मार रहा है, क्या लेना देना हाइड्रोजन सल्फेट से। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 जिसकी बात होती है। ये प्रेजेंस इंडिकेट करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, है ना। मतलब क्या इंडिकेट करती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये इंडिकेट करती है कि भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर। तो इफेक्ट ऑन वाटर की बात करते हैं। इम्पार्ट ये क्या करती है? पानी के अंदर है ना बैड टेस्ट इम्पार्ट कर देती है। ठीक है, और बैक वाटर बहुत कोरा चाहिए, और पानी को बिल्कुल एकदम जंगनुमा बना देती है, जंग लगा देती है पानी में। उसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट गैस है ना, तो इसको हम रखे रहना। तो आगे चलते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है रेस्पिरेशन ऑफ द वाटर स्पीसीज के लिए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। ये 4 मिलीग्राम पर लीटर से नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। ऑक्सीजन लेवल लेस देन द सैचुरेशन लेवल
इंडिकेट द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अगर ऑक्सीजन का लेवल है ना वो सेचुरेशन लेवल से कम है तो वो डिपेंड करता है, वो इंडिकेट करेगा कि भाई साहब यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चल रही है। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक्स। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक्स होते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं स्टार्च, फैट, प्रोटीन, अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड्स, एस्टर्स, ये सारे बायोडिग्रेडेबल है। क्या है बायोडिग्रेडेबल? क्या क्या? स्टार्च, फैट, प्रोटीन, अल्कोहल, एसिड्स, एल्डिहाइड, एस्टर्स, ये सारे। अब बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन प्रोसेस की बात। तो यूटिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, एरोबिक रिएक्शन जो होती है O2 प्रेजेंट होती है, जो स्टेबल एंड एक्सेप्टेबल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होता है? एक्सेप्टेबल, स्टेबल और एंड एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं। जिसके रिडक्शन की बात करते हैं, एनॉर्बिक रिएक्शन जो O2 की एब्सेंट में होती है वो अनस्टेबल और ऑब्जेक्शनेबल एंड प्रोडक्ट होते हैं। मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन को समझो, मतलब यूटिलाइजेशन प्रोसेस को समझो, उसकी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एरोबिक रिएक्शंस होती हैं प्रेजेंट ऑफ द O2, उसको बोला जाता है स्टेबल और एक्सेप्टेबल एंड प्रोडक्ट। और जो रिडक्शन हो रहा है जिसमें एनॉर्बिक रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन के एब्सेंट में, तो वो चीज़ें होती है अनस्टेबल और ऑब्जेक्शनेबल एंड प्रोडक्ट होता है। जिसका एंड प्रोडक्ट होता है ना, उस तरीके से समझो। तो आपको समझना पड़ेगा एक्सेप्टेबल या ऑब्जेक्शनेबल, स्टेबल या अनस्टेबल, है ना। तो एरोबिक स्टेबल और एक्सेप्टेबल होता है और एनॉर्बिक अनस्टेबल और ऑब्जेक्शनेबल होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट BOD। अरे तू हट जा रहे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग द माइक्रोवाइल्स यूटिलाइजेशन। ड्रिंकिंग एंड ट्रीटेड वाटर के लिए BOD शुड भी 0 होनी चाहिए। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। ये होते हैं लिग्निक एसिड्स, सेलुलोज, टैनिक एसिड, फिनॉल, डिटर्जेंट कंपाउंड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है। कौन कौन सी? लिग्निक एसिड, ठीक है, सेलुलोज, टैनिक एसिड, फिनॉल्स एंड डिटर्जेंट कंपाउंड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट की। बॉडी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है देख लेते हैं। ये बायोडिग्रेड वेरी स्लोली होता है, बहुत जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाता है इनका। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो होते हैं पॉलीसेचराइड्स, रिंग्ड स्ट्रक्चर जिसे बेंजीन बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं पॉलीसेचराइड्स, दूसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर्स जिसे बेंजीन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? टॉक्सिक टू द ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होते हैं। पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो ये होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, एल्ड्रीन, डीएल्ड्राइन, एंड्राइन एंड लिंडेन। जो क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड्स होते हैं जैसे 2,4-D, 2,4,5-T, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं। इफेक्ट की बात करते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिन के बारे में। प्रॉब्लम में हायर फूड चेन्स होते हैं। एग्जांपल बात करते हैं नियर एक्सटिंक्शंस ऑफ द ब्राउन पेलिसियन ड्यू टू DDT एंड नाउ USA के अंदर अभी चीज़ें बैंड हो चुकी है। क्या है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया मेरा। एक कॉफ़ी बना देगा, बना दे। अब बात करते हैं COD के बारे में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। ये होती है मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू द ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर केमिकली। मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। यूज फॉर द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इसके K2Cr2O7 पोटेशियम, जिसको डाइक्रोमेनेट बोलते हैं। मेजर्स की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स भी होते हैं।
ठीक है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होते हैं। रिलेशन विद द टीओसी की बात करते हैं तो सीओडी और टीओसी इसके अंदर यूज होते हैं टू क्वांटिफाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म के लिए। अब बात करते हैं रिलेशन विद द बीओडी। क्या रिलेशन होता है बीओडी के साथ में? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होते हैं वो सीओडी माइनस बीओडी होते हैं, और जो सीओडी एक्सप्रेशन होता है वो कैसे होता है कि बायोडिग्रेडेबल बीओडी प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल बीओडी दोनों का सम होता है सीओडी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब बात करते हैं सीओडी इज आल्सो कॉल्ड एज ए डाइक्रोमेटेड डिमांड। ठीक है, सीओडी को क्या भी बोला जाता है? डाइक्रोमेटेड डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स के टाइप समझते हैं, क्लासीफाइड कैसे होते हैं ये होते हैं सुपरमेटोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडोफाइटा और थालाफाइटा। जो सुपरमेटोफाइटा होता है ना, इसके अंदर वाटर वीड्स आते हैं। ब्रायोफाइटा होता है इसके अंदर मोसेस आते हैं, और जो पेट्रीफाइटा होता है इसके फंस और हॉर्सटेल्स आती हैं इसके अंदर, और जो थैलोफाइटा होते हैं इसके अंदर एल्गी या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इसी के अंदर आते हैं। तो याद रखना, कई जगह पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स के टाइप्स समझते हैं। इसमें जो फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, पहला होता है वर्टेब्रेटा, फिश और एम्फीबियन इसके अंदर होती हैं वर्टेब्रेटा के अंदर, एंड और मोलस्कस के अंदर होता है मोलस्कस के अंदर स्नेल, स्लज और लिम्पेट्स। अब ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो इंसेक्ट, स्पाइडर्स और स्लज इसके अंदर आता है। वॉर्म्स की बात करते हैं तो रोटीफेरा और थ्रेडा वॉर्म्स इसी के अंदर आता है। उसके बाद में आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ जो होता है पोलीजोआ और या हाइड्रा से होता है। प्रोटाजोआ की बात करें तो ये होता है एंथामोबिया और हिस्टोलाइटिका इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल के बारे में। पैथोजेन, इनका मीनिंग्स होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन और एनिमल डिजीज के कॉजेस करते हैं। इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट विजिबल लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये बिलोंग्स टू होता है सिंक्रोनाइटस ग्रुप्स में। ये रिप्रोड्यूस बाय द फिशंस होता है, फिर फिशन से रिप्रोड्यूस होता है। ये डायरेक्ट स्प्लिटिंग इनटू द 2 डॉटर सेल्स एंड नो कॉम्प्लिकेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इनके मोस्टली यूज्ड ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होती है इसके अंदर, CO2 से कार्बन ऑब्टेन नहीं कर सकते और सनलाइट एनर्जी से यूज़ नहीं करते अनलाइक ग्रीन प्लांट्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन इसकी, जो बेस्ड ऑन द शेप होता है। ये रोड सिलिंड्रिकल होते हैं, जैसे वेसिली या सिंगुलर वेसिलीस इसको बोला जाता है। स्पेरिकल की बात करते हैं, चौचिया सिंगुलर ककस होते हैं। जो स्पाइरल शेप्ड होती हैं इनके अंदर वो होती हैं स्पाइरेला या सिंगुलर स्प्रिंगलूम। जब वो जो कोमा शेप होता है ना, कोमा शेप, वो वाइब्रा या सिंगुलर वाइब्रियन होता है। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया टेस्टिंग वेरी डिफिकल्ट होती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी कि ये रोड या सिलेंड्रिकल होते हैं, वेसिल्स होते हैं, सिंगुलर वेसिकुलस बोला जाता है, ये उस टाइप का होता है। स्पेरिकल होते हैं, ये कोचिया सिंगुलर कॉकस टाइप का होता है। उसके बाद में ये होता है स्पाइरला होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है। वाइब्रियो जो होता है वो कोमा टाइप का होता है। इनकी टेस्टिंग की बात करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया टेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की टेस्टिंग। तो इसमें जनरली रूटीन के बारे में बात किया जाता है, जनरल रूटीन में भी इनको नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की रूटीन टेस्ट की बात करते हैं, डिटेक्ट और काउंट किए जा सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैथोजन इंडिकेट करते हैं। ये जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैथोजन होते हैं इंडिकेट करते हैं। इनके नेचर की बात कर सकते थे, हार्मलेस, एरोबिक और लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बात करते हैं कॉमन नेम। इनके 2 कॉमन नेम होते हैं। कौन कौन से होते हैं कॉमन नेम? पहला होता है बी कॉली और ई कॉली, बैक्टीरिया कॉली और एस्चुरिया कोली। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो इंटेस्टाइन्स ऑफ द वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? जो वार्म ब्लड एनिमल के इंटेस्टाइन में, इंक्लूड्स ह्यूमन के अंदर भी होता है। ठीक है, और ये एक्सक्रेटेड विद द फेसेस के थ्रू एक्सक्रेटेड होता है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस में क्या होता है? कॉलीफॉर्म ज़्यादा टाइम तक वाटर में सर्वाइव करते हैं। अब उसके बाद में बातें करते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। अगर कॉलीफॉर्म एब्सेंट हो तो वाटर शेप या पैथोजन फ्री मान लिया जाता है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ कॉलीफॉर्म के बारे में। टेस्ट ऑफ कॉलीफॉर्म कौन कौन से होते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक होती है, MPN टेस्ट होता है जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है, जिससे कॉलीफॉर्म इंडेक्स। तीसरा होता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स, इनसे इसके टेस्ट किए जा सकते। किससे? MFT मेंबर फिल्टरिंग टेक्निक, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर और कॉलीफॉर्म इंडेक्स से। अब इनको एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे बात करते हैं कॉलीफॉर्म डिटेक्शन मेथड के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। कौन सा? MPN मेंबर फिल्टरिंग टेक्निक।
इसका नेचर सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट रिसेंट मेथड होता है और डिटेक्ट और मेजर करता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो वाटर सैंपल फिल्टर थ्रू द स्टेराइल मेंबर से होता है। किससे होता है? स्टेरल मेंबर से। जो स्पेशली डिज़ाइन मेम्ब्रेन होता है इसकी पोरोसिटी 80% होती है। स्पेसिफिक जो पोर साइज होता है ना, अब बैक्टीरिया रिटेंड ऑन द मेम्ब्रेन इफ प्रेजेंट होता है, अगर बैक्टीरिया रिटेंड होता है मेम्ब्रेन के अंदर अगर प्रेजेंट होता है। अब बात करता है प्रोड्यूस की। वाटर सैंपल प्रोड्यूस ऑन द स्टेरल मेंबर फिल्टर, मेम्ब्रेन प्लेस ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। जो मेम्ब्रेन को प्लेस करते हैं वो कहाँ करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम की, जिसे एंडो मीडियम भी बोला जाता है। अब बात करते हैं मीडियम जो अलाउ करते हैं ग्रो ओनली कैलिफॉर्म कॉलोनीज के अंदर, जो इंक्यूबेशन सब 20 आवर्स होता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? विजुअल कॉलोनीज काउंट होती है, नो कॉलोनीज या नो डिटेक्टेबल होता है। कॉलिफॉर्म कॉलोनी होती है जो पिंक टू डार्क रेड होती हैं, गोल्डन मेटलिक सीन होती है। अब बात करते हैं नॉन कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो लैक मेटलिक शीन होती है। क्या होती है? लैक मेटलिक शीन। तो ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आना चाहिए कि विजिबल कॉलोनीज काउंटेड होती है, नो कॉलोनी होती है तो नो डिटेक्टेबल होता है। कॉलिफॉर्म कॉलोनी जो होती है पिंक टू डार्क रेड कलर की होती है, ये गोल्डन मेटलिक सीन होती है। अगर नॉन कॉलिफोर्निया बैक्टीरिया है, नॉन कॉलिफॉर्म, तो लैक ऑफ मेटलिक सीन होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। कॉलिफॉर्म डिटेक्टेबल पर 100 ml का सैंपल लिया जाता है। अब बात करते हैं MPN जिसके मोस्ट प्रोबेबल नंबर होते हैं। अब इसमें मीनिंग समझते हैं इसके। ये स्टैटिकल नंबर होते हैं, रिप्रेजेंट मोस्ट लाइकली बैक्टीरिया डेंसिटीज़ के लिए होते हैं। प्रिंसिपल समझते हैं तो डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ द सीवेज सैंपल होते हैं, मिक्सड विद द लैक्टोस और ब्रॉथ दोनों के बीच में होता है, मिक्स विद लैक्टोस ब्रॉथ। इंक्यूबेटेड इन टेस्ट ट्यूब 48 आवर्स के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 37 डिग्री टेम्परेचर। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव टेस्ट। एसिड फॉर्मेशन और CO2 गैस फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। जो गैस इन दुरहम ट्यूब के अंदर होती है, गैस जो दुरहम ट्यूब के अंदर होती है वो CO2 गैस फॉर्मेशन और एसिड फॉर्मेशन दोनों होता है। अब बात करते हैं कॉलीफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, रोड शेप्ड होते हैं। कौन से? कॉलीफॉर्म, है ना। लैक्टोस से फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो होता है इनका एंड प्रोडक्ट एसिड प्लस CO2 होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टेबल मेथड के बारे में। सबसे पहले यूज स्टैंडर्ड MPN टेबल, जिसके एग्जांपल डाइल्यूशंस के बारे में बात करें तो 10 ml, 1 ml, 0.1 ml, 5 टेस्ट ट्यूब पर डाइल्यूशन होती है। पॉजिटिव रिजल्ट काउंटेड किए जाते हैं। MPM नंबर पर 100 ml ऑब्टेंड होता है। अब बात करते हैं रूल फॉर द डाइल्यूशन सिलेक्शन के बारे में। चूज 3 कंसेक्यूटिव डाइल्यूशंस फ्रॉम मैक्सिमम पॉजिटिव टू मिनिमम पॉजिटिव, ठीक है। थॉमस इक्वेशन यहाँ पर यूज होती है जब टेबल अवेलेबल नहीं होती है तो MPL 100 ml बराबर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब, क्या होता है? MPN 100 पर 100 ml पे होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई अंडर रूट ml ऑफ सैंपल 1 ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब इंटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंडीशन की। जो स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट डाइल्यूशन होती हैं, वी आर एटलीस्ट 1 नेगेटिव ट्यूब अकर्स। अब बात करते हैं कॉलीफॉर्म इंडेक्स के बारे में। कॉलीफॉर्म इंडेक्स की डेफिनेशन अगर समझते हैं तो क्या होती है? रेसिप्रोकल्स ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द सैंपल होती हैं विच गिव्स 1 पॉजिटिव बिकोली टेस्ट। इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडिकेट डिग्री ऑफ कॉलीफॉर्म कंटामिनेशंस में। अब इसका यूज़ इसका एक नोट दे रखा है, उसको समझते हैं कि MPN और बिकोली इंडेक्स होते हैं वो नाउ कंसिडर ऑब्सोलेट एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस में जो यूज़ हो रहा है वो होता है मेम्ब्रेन फिल्टरिंग टेक्निक, जो हम प्रेफर्ड करते हैं। अब बात करते हैं वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में। तो वाटरबोर्न डिजीज़ क्या होती हैं? इनकी डेफिनेशन, ऐसी डिजीज़ जो प्राइमरली कंटामिनेट वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है ना। वो डिजीज़ जो प्राइमरली जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उससे फैलती हैं। डिजीज़ कोज्ड बाय द बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? टाइफाइड कोज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। उसके बाद में आता है पैराटाइफॉइड फीवर, ये किसकी वजह से होता है? ये भी सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। कोलेरा होता है, ये होता है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से। फिर वैसिलरी डेंसिटी होती हैं, ये होती हैं सिंगा बैसिलस से और फ्लेक्सनर बैसिलस से। तो ये जो बैसिलरी डेंसिटी होती हैं सिंगा और ये फ्लेक्सनर की वजह से होती हैं। अब बात थी डिजीज़ कोज बाय द वायरल इन्फेक्शंस। डिजीज़ कोज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस जो क्या होती है? इन्फेक्टियस हेपेटाइट्स होती हैं। इनको इन्फेक्टियस जॉन्डिस भी बोला जाता है। या किसकी वजह से होती हैं? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती हैं। अब आता है पोलियोमाइलिटिस।
पोलियोमाइलिटिस जो किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। अब आती है डिजीज़ कोज। इसके अंदर क्या होता है कि एमोएबिक डेंसिटी होती है जो कोज्ड बाय द एंटामोबिया स्टोलिटिका। क्या होता है इसकी वजह से, अम्योबिक डेंसिटी। गिरडेसिस की बात करते हैं तो ये गिरडेसिला लाइम्बिया की वजह से होता है। डिजीज़ कोज्ड बाय द हेलमिंथ्स की वजह से जो पैरासाइटिक वॉर्म्स होता है ये होता है। अबे भाई ऐसे नाम कौन लिखता है, एक्नोसिस, ठीक है। इसको हाइड्रोडोसिस भी बोला जाता है, हाइड्रोडोसिस, है ना। एंड ग्रेनुलोसिस डॉग टैप बॉम्ब्स भी होते हैं, ठीक है। इनको सही से लिखना पड़ेगा ना, फिर ये इनको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये नीचे वाली दो है ना, इनको तुमको दोबारा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। कोज्ड बाय द एक्नोसिस, एचियोनोकोकोस। उसके बाद अबे भाई तुम क्या लिख जाते हो यार, मुझे बेलाहारेजेसिस, सेचियोटोसोमा क्या होता है, सेचियोटोसोमिसिया जो इसको भी बोला जाता है, वेलहार्जियसिस। और इसका कोज्ड बाय किसकी वजह से, सेचिस्टोसोमा की वजह से। कैसी कैसी बीमारी है। उसके बाद बात करते हैं न्यूसेंस बैक्टीरिया के बारे में। जो न्यूसेंस बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑन द पाइप्स होता है, जैसे पिटिंग और ट्यूबरकुलेशंस। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वाटर को इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अनसुटेबल बना देता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ये मेटाबॉलिज्म एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इफेक्ट जो इनका होता है कंक्रीट को डैमेज करता है और अदर स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करता है। कि कौन करता है, सल्फर बैक्टीरिया। जो सल्फर बैक्टीरिया होता है ना, जो समझो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इफेक्ट करता है किसको, कंक्रीट को डैमेज कर देता है। और जो आयरन बैक्टीरिया होता है इसका इफेक्ट पड़ता है पाइप के ऊपर, जो पिटिंग या ट्यूबरकुलेशन करता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वाटर को इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अनसुटेबल बना देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन कौन से पैरामीटर कितने कितने होने चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये लास्ट में एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको रट लेनी चाहिए। फिजिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होता है जिसकी परमिशियल लिमिट होती है TSS की, वो होती है 500 से लेके 2000 तक मिलीग्राम पर लीटर। अब टर्बिडिटी की बात करते हैं तो टर्बिडिटी की बात करते हैं। टर्बिडिटी कितने से कितनी होती है, 1 NTU से लेके 10 NTU तक होती है, ठीक है। उसके बाद में कलर की बात करते हैं तो कलर क्या होता है, 5 TCU से लेके 25 TCU तक होता है, ठीक है। और जो टेस्ट और ऑर्डर की बात करते हैं तो ये टोन जो होती है इनकी 1 से लेके 3 तक होती है, ठीक है। तो याद हो गया आपको टर्बिडिटी कितनी तक होनी चाहिए, 1 से 10 तक NTU। कलर जो होना चाहिए 525 तक होना चाहिए। टेस्ट ऑर्डर 1 से 3 होना चाहिए। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 500 से लेके 2000 तक होना चाहिए। केमिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो TDS जो आपका है वो 500 से लेके 2000 तक होना चाहिए। TDS कितना होना चाहिए, 500 से लेके 2000 तक। एल्कलिनिटी की बात करें तो इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 200 से लेके 600 मिलीग्राम पर लीटर तक। इसकी pH की बात करते हैं तो 7 से लेके 8.5 तक होता है। रिजेक्शन जो होता है लेस देन 6.5 एंड लेस देन 9.2, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 9.2 है तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेस देन 6.5 है तो भी रिजेक्ट हो। अब हार्डनेस की बात करते हैं तो 200 से लेके 600 तक होता है, ठीक है। तो एल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों सेम होते हैं। क्लोराइड की बात करें तो 250 से लेके 1000 के बीच में होता है मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बात करें, नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं आपके 0.15 होता है, एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल दोनों, नाइट्रोजन का याद रखना। ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करें तो 0.3 होता है। नाइट्राइट की बात करें, नाइट्राइट 45 मिलीग्राम, ये याद रखना, वो नाइट्राइट होता है, ये नाइट्रेट होता है। नाइट्राइट की बात करें तो बिल्कुल 0 होना चाहिए। जो फ्लोराइड होना चाहिए 1 से लेके 1.5 होना चाहिए। मेटल्स की बात कर लेते हैं तो आयरन जो होता है परमिसिबल 0.1 होता है, रिजेक्शन 0.1 होता है ओनली। मैग्नीज की बात करें तो परमिसिबल जो होता है 0.05 होता है और रिजेक्शन होता है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। कॉपर की बात करें तो 0.05 से लेके 1.5 तक मिलीग्राम पर लीटर। जिंक की बात करें तो जिंक जो 5 से लेके 15 तक मिलीग्राम तक होता है। आर्सेनिक जो होता है 0.01 से लेके 0.05 के बीच में होता है ना। मरकरी की बात करें तो बिल्कुल कम होनी चाहिए, मरकरी में 2 0 लग जाती है आगे।
इसके रिजेक्शन भी इसी पे ही हो जाता है। फिनॉल कंपाउंड की बात करें तो 0.001 से लेकर 0.002 तक होता है। मिनरल ऑयल की बात करें तो परमिसिबल इतना होता है, परमिसिबल कितना होता है 0.01 और रिजेक्शन 0.3 पे होता है। सल्फेट की बात करें तो 200 से 400 के बीच में होता है। कैल्शियम 75 से लेके 200 तक होता है। ठीक है, इनको याद रखना है। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर के एक्सप्रेशन की, जो कैसे एक्सप्रेस हुआ है। इसमें जो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो टोन होता है A+B डिवाइड बाई ए इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है A+B डिवाइड बाई ए इसका फॉर्मूला होता है। जहाँ पर ये ए होता है ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल होता है जो अनडाइल्यूटेड होता है। बी जो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एडेड टू द रिमूव ऑर्डर होता है। अब बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपन बैलेंसी होता है। ठीक है, बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। फॉर्मूला समझे आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में? ये होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय बैलेंसी। क्या होती है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला? ग्राम इक्विवेलेंट की बात समझे तो वेट इन ग्राम अपन इक्विवेलेंट वेट। टोटल हार्डनेस की बात करें एज टर्म्स ऑफ CaCO3 में तो कैल्शियम कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है कैल्शियम मैग्नीशियम इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम। मैग्नीशियम का भी यही होता है, मैग्नीशियम को मल्टीप्लाइड करके इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मैग्नीशियम। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कैल्शियमेट्रिक। उसके बाद हमारा थॉमस इक्वेशन जिसका एम्पियन ही होता है। अगर ये सारे फॉर्मूले एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए ना आपको, ताकि दिमाग में रह सके, याद रह सके, जैसे कैल्शियम इंटू 50 डिवाइड बाई 20 प्लस मैग्नीशियम इंटू 50 डिवाइड बाई 12, है ना, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। फॉर्मूला बात करते हैं एम्पियन 100। ठीक है, किसका? एम्पियन का नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स इंटू 100 डिवाइड बाई अंडर मिलीग्राम सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब एंड मिलीग्राम ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ग्रीन प्लांट्स के लिए रिएक्शन क्या होती है? CO2 क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी से प्लांट टिश्यू और ऑक्सीजन बनती है। बात करते हैं वाटर क्वालिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, एक बार इसको मोटा मोटा रिवीजन देख लेते हैं। कलर लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो होती है मैक्सिमम परमिसिबल कितनी होती है? 20 ऑन कोबाल्ट स्केल और परमिसिबल कितनी होती है? 10 होती है ना। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? 20 किस पे? ऑन कोबाल्ट स्केल पे। और जब प्रेफरेबल वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। इफेक्ट ऑफ द लो pH क्या होता है? लो pH की वजह से कोज एरोशन हो जाता है। वेरी हाई pH की वजह से एसिडिक हो जाता है। सोर टेस्ट बिकम अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। एसिड इन अनपोल्यूटेड वाटर की बात करते हैं तो ये CO2 की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ द वीक कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। कॉपर जो साल्ट्स होता है ये कंट्रोल करता है एल्गल ग्रोथ इन रिजर्वायर्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन वाटर की बात करते थे, पॉसिबल आइसोटॉप्स किसके होते हैं? पोटेशियम, सोडियम और यूरेनियम। ठीक है, जो PSUs जो होती है ना आपकी, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए होती हैं, ध्यान रखना। पोटेशियम, सोडियम और यूरेनियम बिल्कुल PSUs हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइफॉइड ऑर्गेनिज्म की इन वाटर के बारे में तो 100 मिलियन ऑर्गेनिज्म मे बी रिप्रेजेंट विद द नोटिसेबल टर्बिडिटी। नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिलियंथ अबव द क्वांटिटी कैन कॉज टाइफाइड फीवर इन इफ कंज्यूम्ड। वायरस एंड बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वायरस मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं। मल्टीपल ओनली इनसाइड सुटेबल होस्ट सेल। इफेक्ट बात करते हैं कॉज चेंज ऑफ लीडिंग टू वेरियस डिजीज। अब बात करते हैं लेप्टोस्पिरोसिस के बारे में। ये डिजीज रेंज होती है माइल्ड फीवर टू द सीवियर जॉन्डिस। ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज होता है। ठीक है, जो मोटाइल स्पाइरल ऑर्गेनिज्म में लेप्टोस्पिरा होता है। कॉमन होस्ट बात करते हैं रैट, डॉग्स, पिग, अदर वर्टेब्रेट्स होते हैं। ट्रांसमिशन इनका कैसे होता है? शेड इन यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स। वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में बात करते हैं टाइफाइड, जॉन्डिस और कॉलेरा होती है। ये इनका रीजन होता है स्प्रेड इन एपेडेमिक फ्रॉम ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्वांटिटी ड्रिंक वाटर। रिक्वायरमेंट होती है शुड बी फ्री फ्रॉम द वायरस। टेस्ट नेचर के कॉस्टली टेस्ट होते हैं। टेस्ट बेसिस होता है एग्जामिनेशन फ्लैग फ्रॉम द यूनिट, जिसको PFU बोला जाता है। मॉडिफाइड रिंकलर मेथड की बात करते थे एस्टिमेटेड ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन DO और 300 ml इसमें BOD बोतल होती हैं जो फिक्सिंग ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को करती हैं। कैसे करती है? ऐड 1 ml ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4। ऐड 1 ml के लिए आयोडाइड एजाइड रीएजेंट यूज होता है जो मिक्स थ्रोली होता है। वेट 5 to 10 मिनट होता है और 1 ml एमिनोसफर रीएजेंट इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप आराम से मजे करो, सो जाओ, कुछ भी करना जो करो। मैं चलता हूँ, बाय।